हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को इस समय बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर का प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन बता रहा हूं और इसके अंतर्गत मैंने आपको 4 यूनिट पढ़ा दिया है। 4 यूनिट मैंने समाप्त कर दिया है। इन दिनों महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं, जिस कारण मैं आप लोगों के समक्ष वीडियो उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूं। व्यस्तताओं के बाद भी मैं आज आप लोगों को परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसकी संभावना है परीक्षा में आने की। जैसा कि अभी कुछ विश्वविद्यालय की परीक्षाएं मई माह में या जुलाई माह में प्रारंभ होगी, तो जिन विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं काफ़ी लेट से प्रारंभ हो रही हैं, उन विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए यह काफ़ी उपयोगी होगा। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से मुझे अब यूनिट 5 पढ़ाना है। तो आइए चलते हैं संभावित प्रश्नों की ओर। जैसा कि आपका जो सिलेबस है या विभिन्न विश्वविद्यालयों का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है और इस क्वेश्चन बैंक से अधिकांश क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आपका प्रथम यूनिट जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत जो प्रथम यूनिट है, उस यूनिट में सुकरात पूर्व विचारक तथा प्लेटो और अरस्तु के बारे में दिया गया है। सुकरात पूर्व जितने भी विचारक हैं, जैसे पाइथागोरस है, हेराक्लिटस है इत्यादि, जितने भी, इस पर मेरा पहला वीडियो बना हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और सुकरात पश्चात यानी सुकरात के पश्चात सुकरात पूर्व के अंतर्गत एपिक्यूरियनवाद आता है, स्टोइकवाद आता है। और यह एपिक्यूरियनवाद और स्टोइकवाद हालांकि प्लेटो और सुकरात के पश्चात है, लेकिन ये यूनिट फर्स्ट में दे दिया है। और आपको पढ़ना है एपिक्यूरियनवाद में एपिक्यूरियनवादी विचारधारा की विशेषताएं। एपिक्यूरियनवादी विचारधारा है क्या? एपिक्यूरियनवादी विचारधारा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यह प्रथम यूनिट से प्रश्न बनता है कि एपिक्यूरियनवाद है क्या, इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसी तरह से स्टोइकवाद क्या है, इसकी विशेषताओं के बारे में बताइए। स्टोइकवाद आपको स्टोइकवाद में पढ़ना है, स्टोइकवाद है क्या और इसके क्या थॉट है, इसके चिंतन क्या है, यानी कि इसके सिद्धांत क्या हैं, यह किन किन पहलुओं पर विचार करता है और किस प्रकार का समाज या किस प्रकार का राज्य प्रस्तुत करता है, इसकी विचारधारा क्या है। प्लेटो के यूनिट फर्स्ट से ही है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। आपको प्लेटो पढ़ लेना है, क्योंकि प्लेटो से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का उल्लेख कीजिए, प्लेटो के आदर्श राज्य का उल्लेख कीजिए, प्लेटो के दार्शनिक शासक की अवधारणा को समझाइए, प्लेटो के स्टेट्समैन और लॉज में दिए गए विचारों की समीक्षा कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो अधिकांशतः आने वाले क्वेश्चन है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत का उल्लेख कीजिए, प्लेटो के आदर्श राज्य का वर्णन कीजिए, प्लेटो के दार्शनिक राजा की अवधारणा को समझाइए। ये दार्शनिक राजा पर, आदर्श राज्य पर और प्लेटो का न्याय सिद्धांत, इस पर आप लोग बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। इस पर भी वीडियो मैंने डाल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरस्तु के बारे में पढ़ लीजिएगा। अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों का विश्लेषण कीजिए। अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों का उल्लेख कीजिए। उसने राज्य की किस प्रकार की संकल्पना प्रस्तुत की है या राज्य के बारे में
राज की उत्पत्ति के बारे में किस प्रकार का विचार दिया है, राज की विशेषताएं क्या है अरस्तू के चिंतन में, राज की विशेषताएं क्या है अरस्तू के संविधानों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। अरस्तू ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का वर्गीकरण किया है उस वर्गीकरण की आपको व्याख्या करनी है। जैसा कि अरस्तू ने 6 प्रकार के संविधान का वर्णन करता है, यानी कि 6 प्रकार की शासन प्रणालियाँ, यानी कि अरस्तू का जो संविधानों का वर्गीकरण है वह संविधानों का वर्गीकरण न होकर शासन व्यवस्था का वर्गीकरण है। तो अरस्तू के शासन का वर्गीकरण किस प्रकार का किया है, एक शुद्ध रूप करता है, एक अशुद्ध रूप करता है। शुद्ध रूप के अंतर्गत 3 प्रकार की शासन प्रणालियां हैं, अशुद्ध रूप के अंतर्गत 3 प्रकार की शासन प्रणालियां हैं। तो इस तरह से 6 प्रकार की शासन प्रणालियों का विवरण देता है और 6 का उल्लेख करते हुए वह अंत में मिश्रित शासन प्रणाली को सबसे अच्छा मानता है। तो प्लेटो को तैयार कीजिए आप लोग, अरस्तू को तैयार कीजिए, अरस्तू के राज संबंधी विचारों का विश्लेषण कीजिए, अरस्तू के संविधानों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए और अरस्तू से आ सकता है अरस्तू के क्रांति संबंधी विचार भी आ सकते हैं। हालांकि आपका सिलेबस काफ़ी लंबा है और लंबा होने के कारण आपको ज़्यादा पढ़ना है। क्वेश्चन जो होते हैं परीक्षा में बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं। तो जो विभिन्न विश्वविद्यालयों का क्वेश्चन का प्रारूप है वो आपके प्रश्न पत्रों में 3 प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं। पहला जो होता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, पहला जो होता है अति लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और फिर होता है लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रारूप जो होता है शॉर्ट क्वेश्चन होता है और तीसरा जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके प्रश्न पत्र में, आपके पेपर में। तो वेरी शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है वह 50 शब्दों में लिखना होता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसको 200 शब्दों में लिखना होता है और जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसको 1000 शब्दों में लिखना होता है। तो इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाएंगे। प्लेटो यानी कि रिपब्लिक किसने लिखी है, प्लेटो ने लिखी है। स्टेट्समैन किसने लिखा है, प्लेटो ने लिखा है। प्लेटो ने राज्य के कितने तत्व बताए हैं, 3 तत्व बताए हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन सकते हैं प्लेटो और अरस्तू से। पॉलिटिक्स किसने लिखा है, अरस्तू ने लिखा है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं, प्लेटो और अरस्तू से छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। 2-2 नंबर के आपको एक लाइन में लिख देना है क्वेश्चन, आपको नंबर उतना ही मिलेगा, एक लाइन में लिख देना है। यानी कि जो कॉन्सेप्ट है उसको कम से कम आप 5 लाइन में लिखिए, यानी कि 50 शब्द है तो 5 लाइन में लिखिए। नेक्स्ट को अब आते हैं हम मध्य युग पर। इसमें एक सिसिरो भी है, प्लेटो अरस्तू के बाद सिसिरो भी है। तो सिसिरो दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन सिसिरो, परंतु आपको सिसिरो को भी पढ़ लेना है, सिसिरो के राजनीतिक विचारों को भी पढ़ लेना है। अब आते हैं मध्य युग पे। मध्य युग में है चर्च और राज्य के मध्य संघर्षों का वर्णन कीजिए। चर्च एवं राज्य के मध्य संघर्षों का वर्णन कीजिए। अब मध्य युग में जैसे कि जो मध्य युग प्रारंभ होता है 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच के काल को हम मध्य युग के नाम से जानते हैं। तो मध्य युग में देखते हैं कि शुरुआत में मध्य युग के प्रारंभ में चर्च का उदय होता है और जैसे ही मध्य युग का अवसान होता है वैसे ही राज्य का उदय हो जाता है, यानी कि राज्य की सर्वस्वता का उदय हो जाता है। तो मध्य युग जो होता है उसको अंध युग कहा जाता है, डार्क एज कहा जाता है। वह चर्च और राज्य के बीच संघर्षों का समय होता है, संघर्षों का काल होता है। कभी चर्च शक्तिशाली हो जाता है, कभी राज्य शक्तिशाली होता है। तो उस संघर्षों को हमें अध्ययन करना है। उसके बीच के जितने विचारक होते हैं जैसे कि संत थॉमस एक्विनास हैं, संत थॉमस एक्विनास का भी हमें अध्ययन करना है, संत थॉमस एक्विनास का अध्ययन करना है। संत आगस्टाइन का भी हमें अध्ययन करना है, संत आगस्टाइन का भी हमें अध्ययन करना है, जो मध्य युग के विचारक है। जैसे कि आ सकता है परीक्षा में कि संत थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचारों को अवगत कराइए, संत आगस्टाइन के राज संबंधी विचारों से अवगत कराइए। तो एक्विनास और संत थॉमस एक्विनास और संत आगस्टाइन को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। मध्य युग का जैसे अवसान होता है वैसे ही एक विचारक आता है जिसको हम मैकियावेली कहते हैं। मैकियावेली
यानी मैकियावेली जो होता है आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टॉपिक से छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं कि आधुनिक युग का पिता कौन है, आधुनिक राजनीति विज्ञान का जन्मदाता कौन है, तो मैकियावेली है। तो मैकियावेली के विभिन्न कोटेशन हैं, वह कोटेशन भी आ सकते हैं कि इस कोटेशन को किसने कहा था, इस कथन को या स्टेटमेंट को किसने कहा था। तो मैकियावेली भी आपको पढ़ना है। और मैकियावेली से यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैकियावेली पुनर्जागरण का शिशु था, डनिंग कहते हैं। यह कौन कहता है? डनिंग कहते हैं। इस कथन की व्याख्या कीजिए, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो मैकियावेली से आ सकता है, मैकियावेली पुनर्जागरण का शिशु था। इसमें जो है जब ऐसे मैकियावेली की जो परिस्थितियां होती हैं उसका हमें अध्ययन करना है, उसके बारे में लिखना होगा। मैकियावेली की समय जो भी परिस्थितियां होती हैं, जैसे राजतंत्र की पुनर्स्थापना, इटली का राजनीतिक विभाजन, सामाजिक पुनर्जागरण इत्यादि संबंधी बातों को लिखना है जिनका प्रभाव मैकियावेली के विचारों के ऊपर पड़ा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैकियावेली के राज संबंधी विचारों का परीक्षण कीजिए। मैकियावेली ने राज के संबंध में क्या धारणा दी है? मैकियावेली ने शासन संबंधी विचार, यानी कि उसने शासन के बारे में क्या धारणा दिया है, क्या विचार दिया है? मानव स्वभाव पर मैकियावेली ने क्या विचार दिया है? तो मैकियावेली को भी आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। मैकियावेली से भी छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। हम अब आते हैं ऑस्टिन पे। ऑस्टिन, जो ऑस्टिन है उसमें केवल संप्रभुता संबंधी सिद्धांत ही महत्वपूर्ण है। ऑस्टिन का संप्रभुता संबंधी सिद्धांत महत्वपूर्ण है, यह अधिकांशतः पूछा जाता है और परीक्षा में आता है, और यह संभावना है कि इस बार भी आ जाए। अगर ऑस्टिन से कोई भी क्वेश्चन बनते हैं तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, यानी कि क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए। ऑस्टिन और बोंदा की राज्य और संप्रभुता संबंधी सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। तो बोंदा का राज्य संबंधी सिद्धांत भी आ सकता है और संप्रभुता संबंधी विचारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यह बोंदा से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग ऑस्टिन को भी पढ़ लीजिएगा और बोंदा को भी पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक समझौता पर हाब्स के विचारों को लिखिए। अब सामाजिक समझौता पर आ जाते हैं, यानी कि यूनिट 4 पे आ जाते हैं। उसमें सामाजिक संविदा संबंधी विचारक हैं, जैसे हाब्स लॉक रूसो। हाब्स लॉक रूसो को पढ़ना है। इसमें तीन टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मानव स्वभाव, चाहे वह हाब्स का हो, चाहे लॉक का हो, चाहे रूसो का हो। दूसरा प्राकृतिक अवस्था, चाहे वह हाब्स का हो, चाहे लॉक का हो, चाहे रूसो का हो। तीसरा जो होता है सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता किस तरह से होता है? हाब्स में सामाजिक समझौता का स्वरूप क्या होता है, लॉक में सामाजिक समझौते का स्वरूप क्या होता है, और रूसो में सामाजिक समझौते का स्वरूप क्या होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। यह छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, 16 पे। अब हम रूसो की सामान्य इच्छा की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, रूसो की सामान्य इच्छा। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। यह वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो रूसो की सामान्य इच्छा को आप लोग पढ़ लीजिएगा। लॉक की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन कीजिए। लॉक की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? जैसा कि जो लॉक की प्राकृतिक अवस्था होती है वह रूसो से हाब्स से भिन्न होती है। जो रूसो की प्राकृतिक अवस्था है उसमें दोनों का मिश्रण कर दिया है उसने, हाब्स की भी और लॉक की भी। लॉक के अधिकार तथा स्वतंत्रता पर लॉक के विचारों को स्पष्ट कीजिए। अधिकार तथा स्वतंत्रता पर लॉक के विचार भी आ सकते हैं। लॉक ने जो विचार दिए हैं वह अधिकार संबंधी विचार बहुत ही, प्राकृतिक अधिकारों संबंधी धारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता संबंधी धारणा भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कांट के दर्शन की समीक्षा कीजिए, जो आपके टॉपिक में है, जो आपके सिलेबस में है। इमैनुअल कांट भी आ सकता है। इमैनुअल कांट के राज संबंधी विचार और शासन संबंधी विचारों की समीक्षा कीजिए। स्वतंत्रता पर विचार, समानता पर विचार, ये सब आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एडमंड बर्ग के राजनीतिक विचारों को संक्षेप में बताइए। अब एडमंड बर्ग भी आपको पढ़ना है। एडमंड बर्ग, इसके राज संबंधी विचार, स्वतंत्रता संबंधी विचार, समानता संबंधी विचार, शासन संबंधी विचार एडमंड बर्ग का पढ़ना है। राजनीतिक दल संबंधी विचार,
चूँकि एडमंड बर्क ने ही राजनीतिक दलों की सबसे सर्वसम्मत परिभाषा दी है। सबसे पहली परिभाषा जो राजनीतिक दल की, पॉलिटिकल पार्टी की दी गई है, वह एडमंड बर्क के द्वारा दी गई है। तो बर्क से भी आ सकते हैं, लास्की से भी आ सकते हैं। लास्की के अधिकार तथा स्वतंत्रता संबंधी विचारों का विश्लेषण कीजिए। लास्की के अधिकार तथा स्वतंत्रता संबंधी विचारों का विश्लेषण कीजिए। तो लास्की से भी आ सकते हैं, लास्की से राज संबंधी विचार आ सकते हैं। जैसा कि लास्की का कहना है कि समाज संघात्मक है तो राज भी संघात्मक होना चाहिए। समाज का स्वरूप संघात्मक है तो राज का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। तो इस कथन की समीक्षा कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हमने अभी बताए हैं, इसमें से आपको सारे टॉपिक का अध्ययन करने हैं। आप लोग सभी टॉपिक को, सभी चिंतक को, सभी थिंकर को बहुत ही गहनता से अध्ययन कीजिए और लाइन टू लाइन अध्ययन कीजिए। इनकी रचनाओं का अध्ययन कीजिए। रचनाओं के बारे में भी पूछा जा सकता है। इनके विभिन्न कॉन्सेप्ट जो हैं, विभिन्न कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जा सकता है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखना होगा तो कम से कम उसको आप 5 पेज में लिखिएगा। 5 पेज में लॉन्ग क्वेश्चन लिखिएगा और जो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे वह कम से कम 2 पेज में लिखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन कम से कम 2 पेज में लिखिएगा। जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, जो 2 नंबर का आता है, उसको कम से कम आप 5 लाइन में लिखिएगा। 5 लाइन से अधिक लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में, कुछ विश्वविद्यालयों में जो परीक्षा का प्रारूप है वह ऑब्जेक्टिव टाइप का है। परीक्षा का जो प्रारूप है वह ऑब्जेक्टिव टाइप का है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने तैयार कर रखे हैं और उनको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर आनंद सिंह पर अपलोड कर दूंगा। आप वहां से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उसको मुझे अपलोड करने में अभी कम से कम 5 दिन का समय लगेगा। 5 दिन का समय लगेगा, या जितना जल्द हो सकता है उतना जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न मैंने प्लेटो से लेके पूरा जितना आपके सिलेबस में है, सारे चिंतकों पर, सारे विचारकों पर मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार किए हैं, वह मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोगों को काफ़ी सुविधा होगी, आप लोगों को काफ़ी सफलता उस प्रश्नों से मिल सकती है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 तक हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, राल्स का न्याय सिद्धांत। चूंकि राल्स भी आपके सिलेबस में है तो इसलिए राल्स के न्याय सिद्धांत के बारे में पूछा जा सकता है। राल्स का न्याय सिद्धांत, राल्स के न्याय सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। राल्स का न्याय सिद्धांत भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, अब आपको राल्स को भी पढ़ लेना है कि राल्स की जो न्याय व्यवस्था है, राल्स का जो न्याय सिद्धांत है वह बहुत महत्वपूर्ण है, वह आ सकता है। बेंथम आ सकता है आपके परीक्षा में। बेंथम से भी पूछा जाता है। बेंथम के उपयोगितावाद संबंधी विचारों की समीक्षा कीजिए। बेंथम के उपयोगितावाद संबंधी विचारों की समीक्षा कीजिए। बेंथम का कानून और दंड संबंधी विचार भी है। यह भी महत्वपूर्ण है कि बेंथम ने कानून पर क्या विचार दिया है, बेंथम ने दंड पर क्या विचार दिया है, बेंथम ने संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में क्या विचार दिया है। इन सब से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कार्ल मार्क्स भी आपके सिलेबस में है, इसलिए कार्ल मार्क्स को भी पढ़ना है। कार्ल मार्क्स को भी आपको पढ़ना है। कार्ल मार्क्स ने राज्य संबंधी क्या विचार दिए हैं, कार्ल मार्क्स ने राज्य संबंधी क्या विचार दिए हैं, राज्य के बारे में क्या विचार दिए हैं, इसने वर्ग संघर्ष के बारे में क्या विचार दिया है। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और समाजवाद, कार्ल मार्क्स के समाजवादी संबंधी विचार, इन सब का अवलोकन करना है। इन सब के भी बारे में आपको पढ़ लेना है। हीगल से आ सकता है, हीगल से आ सकता है। हीगल के राज्य संबंधी विचार, राज्य संबंधी विचार, जैसा कि हीगल कहता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, इस कथन की समीक्षा कीजिए।
राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि हीगल की पुस्तक कौन है। तो हीगल की रचनाओं के बारे में भी आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा। हीगल के जो विभिन्न कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि राष्ट्रवाद पर विचार, स्वतंत्रता पर विचार इत्यादि, इन सब के बारे में भी अध्ययन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 टी.एच. ग्रीन से आ सकते हैं। टी.एच. ग्रीन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ग्रीन के राज्य संबंधी विचार आ सकता है, राज्य के बारे में धारणा आ सकती है। और ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी धारणा आ सकती है, ग्रीन के अधिकार संबंधी धारणा आ सकती है, शासन के बारे में ग्रीन के विचार भी आ सकते हैं। तो ग्रीन से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टी.एच. ग्रीन से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम आते हैं यूनिट 7 और यूनिट 8 पे। यूनिट 7 और यूनिट 8 से इनमें जो दिए गए हैं, यह कंटेम्पररी पॉलिटिकल थिंकर दिए गए हैं, यानी कि समकालीन राजनीतिक विचारक दिए गए हैं। जैसे कि माइकल ऑक्साट को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। माइकल ऑक्साट को पढ़ लीजिएगा आप लोग। माइकल ऑक्साट को पढ़ लीजिएगा। माइकल ऑक्साट के राजनीतिक विचार क्या हैं? जैसे माइकल ऑक्साट ने नागरिक साहचर्य का सिद्धांत दिया है। इसके कौन कौन विचार है माइकल ऑक्साट के? नागरिक साहचर्य का सिद्धांत है। अधिकारों के संबंध में माइकल ऑक्साट ने क्या विचार दिए हैं? स्वतंत्रता के संबंध में माइकल ऑक्साट ने क्या विचार दिए हैं? प्रतिनिधित्व के संबंध में माइकल ऑक्साट ने क्या विचार दिए हैं? इन सब के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मेरी उल्स्टोनेक्राफ्ट। यह एक नारीवादी विचारक हैं। तो नारीवादी विचारक हैं, तो इन्होंने महिला के संबंध में क्या विचार दिए हैं? अधिकार के संबंध में क्या विचार दिए हैं? स्वतंत्रता के संबंध में, प्रतिनिधित्व के संबंध में मेरी उल्स्टोनेक्राफ्ट ने क्या क्या विचार दिए हैं? इनकी किताबें कौन सी हैं? इन किताबों का भी अध्ययन आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजा लग्जमबर्ग से क्वेश्चन आ सकते हैं, बन सकते हैं कि रोजा लग्जमबर्ग के क्रांतिकारी विचारों की समीक्षा कीजिए। क्रांतिकारी विचारों की समीक्षा कीजिए। तो आप लोग रोजा लग्जमबर्ग को भी अध्ययन कर लीजिएगा। रोजा लग्जमबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है हन्ना आरेंट के सर्वाधिकारवाद और क्रांति संबंधी विचारों की समीक्षा कीजिए। हन्ना आरेंट ने सर्वाधिकारवाद पर विचार प्रकट किए हैं। और इसके साथ ही साथ इनके क्रांति संबंधी विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हन्ना आरेंट के क्रांति संबंधी विचार, तो सर्वाधिकारवाद पर इन्होंने क्या विचार दिया है, क्रांति पर क्या विचार दिया है। तो हन्ना आरेंट के विचारों से भी आपको अवगत होना है, आपको पढ़ना है। इसके अलावा एक और विचारक आता है सिमोन डी बोवार। 31 सिमोन डी बोवार आ सकता है। सिमोन डी बोवार का अस्तित्ववाद महत्वपूर्ण है। इन्होंने महिलाओं के अस्तित्व के संबंध में काफ़ी चिंतन किया है महिलाओं के अस्तित्व के संबंध में। तो हम देखते हैं कि ये जो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के आपके जो सिलेबस बटे हुए हैं, जो टॉपिक बटे हुए हैं, सारे टॉपिक का आपको अध्ययन करना है। और यदि यह आप अध्ययन कर लेंगे तो आपकी परीक्षा के साथ साथ यह आगे की विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन से अवगत कराया और यह भी बताया कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं और किन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
जो आपका फर्स्ट यूनिट से जो फोर्थ यूनिट तक है, यानी कि फर्स्ट से फोर्थ तक जो है, फर्स्ट इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है। जो 5 से 8 यूनिट तक है, इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रश्न इनसे भी आ सकते हैं, लेकिन इनसे कम प्रश्न आ सकते हैं या इनसे सेलेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यदि आपने अपने आधी यूनिट को तैयार किया है, यानी कि जितना मैंने आपको बताया है, यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक बताया है, अगर सब तैयार है तो आप परीक्षा में लिख सकते हैं, आपको परीक्षा में क्वेश्चन मिल सकते हैं इससे, और आप उस क्वेश्चन से आप उस विषय पर तैयारी करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन आप लोग यूनिट 5 से लेकर 8 तक का भी स्टडी कर लीजिएगा, जिसमें जॉन राल्स हैं, इमैनुअल कांट हैं, बर्क हैं, बेंथम हैं, ग्रीन हैं, हीगल हैं, मार्क्स हैं, और माइकल ऑक्सफोर्ड हैं, मेरी wollstonecraft हैं, रोजा लग्जमबर्ग हैं, हन्ना आरेंट हैं, सिमोन डी बोवार हैं, जॉन राल्स हैं। इनके बारे में भी आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा, यानी कि सरसरी निगाह से पूरा सिलेबस आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा। और ऐसा करने के पश्चात जब आपके दिमाग में सारे विचारकों के विचार आपके दिमाग में मौजूद होंगे, सारे विचारकों को आपने स्टडी किया होगा, तो आप कहीं से भी परीक्षा में क्वेश्चन ले सकते हैं, कहीं से भी परीक्षा में क्वेश्चन लिख सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप केवल कॉन्सेप्ट को फोकस करें, इधर उधर की बातें परीक्षा में न लिखें, टू द पॉइंट लिखें, परीक्षा में टू द पॉइंट लिखें और उनके मुख्य विचारों पर फोकस करें और उनके सभी सिद्धांतों का विश्लेषण उसमें कीजिए अपनी कॉपी में। और विभिन्न जो स्टेटमेंट हैं, जो विचारकों के द्वारा विभिन्न स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट को भी लिखिए। ऐसा करके आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इमैनुअल कांट के साथ। अगले वीडियो में मैं आपको कांट के बारे में बताने जा रहा हूं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।